मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संगोनी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए स्कोलियोसिस और काइफोसिस जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमज़ोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक खिंचावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं तो हमें इसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखें कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा है। इस चीज़ का हम एक बार ध्यान दें और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है। और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीज़न हमें पता नहीं है ये क्यों हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन है और लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज़ में ये बहुत कम होता है। तो जब डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है प्रॉपरली। प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर। स्पाइनल इंजरी जो है ना एक बहुत डिवास्टेटिंग इंजरी है विच कैन एक्चुअली आपको ज़िंदगी भर के लिए बिस्तर पे ला सकता है, ज़िंदगी भर के लिए आप बाहर जा सकता है। सो प्रिवेंशन से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाते हैं। मकसद क्या है? सिर्फ ये अवेयरनेस करना कि प्लीज़ ट्राई टू प्रिवेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बिकॉज दे आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग। गर्दन में चोट लगी, नीचे का हिस्सा पूरा चला जाता है, कुछ नहीं मिलता, ना महसूस होता, ना मलमूत्र का कुछ पता लगता है। उसी प्रकार अगर नीचे वाले हिस्से में चोट लगती है तो पैर चले जाते हैं और नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और काम नहीं करता, और ये दिस कुड बी फॉर एवर, राइट। तो इंजरी प्रिवेंशन इज एट मल्टीपल लेवल्स। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, followed by falls from heights, followed by trivial falls also at home, followed by violence on the streets. So all these are the causes. So prevention पे जब आते हैं तो रोड ट्रैफिक, हम खुद ही रेड लाइट जंप करने में सबसे तेज रहते हैं। So we should not do that, right? We should try to follow the traffic rules which are very important and they are for our safety. सीट बेल्ट की बात हुई, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, किसके लिए? अपने लिए ना, हम वो नहीं करें। हेलमेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सरकार बोल रही है पर हमें सुनना भी तो होगा ना। So all these are prevention strategies which are very, very important, right? Similarly, when you move down to fall from heights,
घर में पानी ना हो, टॉयलेट जो है वो थोड़ा सूखा है, फिसल के चोट लगती है, सीढ़ियों पे ध्यान रखना, रेलिंग लगी होनी चाहिए ताकि पकड़ के उधर सके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दीज आर द प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। एम आई राइट? तो ये करना चाहिए रिव्यू वगैरह कुछ, हाँ जी, ऐसा पेशेंट जिसको आपने ट्रीट किया हो उसका कुछ आप चेक करना चाहिए। वो बताएंगे। खाली जो स्पाइनल इंजरी से ना आम जो लोग सोचते हैं, कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम को स्पाइनल इंजरी कहते हैं ना, अगर वो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, उसको तो दो तरह की है। जो डॉक्टर विकास टंडन बता रहे थे वो ट्रोमैटिक स्पाइनल इंजरीज, चोट लगने से रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आने से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स और ब्रेन के सेल्स दोबारा से जीवित नहीं होते अगर मर जाएं तो। जख्म यहाँ होता है वो भर जाते हैं, पर स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स दोबारा से होते नहीं। तो अगर दो शब्दों में बोलना है कि कैसे बचना है स्पाइनल इंजरी से, तो नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। कितने लोग नियमों का पालन करते हैं, है ना। वो पालन करने से आप सारे, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, चाहे फॉल फ्रॉम हाइट्स हैं, चाहे वायलेंस हैं, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी हैं, चाहे डाइविंग एक्सीडेंट्स, ठीक है। आज की डेट में हमारे अस्पताल में 2 जवान लोग, ठीक है, दोनों 20 साल की उम्र में, ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज लेटे हुए, क्योंकि एक ने सहस्त्र धारा में डाइव मारी, पानी डीप नहीं था, और दूसरा वाटर पार्क में डाइव मार के, पानी शैलो डाइव मारो, गर्दन में चोट, ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज। तो अगर नियमों का पालन करें तो हम इनसे सबसे बच सकते हैं। जो आपका सवाल था कि कोई एक केस एग्जांपल, डॉक्टर गुरुराज बताएं। ऐसे तो अनेकों केस होंगे, लेकिन जैसे उन भाई साहब ने पूछा था कि बच्चों का सर्जरी क्या सेफ़ है, तो जैसे कि बच्चों का सर्जरी बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें ब्लड इतना कम होता है कि हम ज़्यादा ब्लीडिंग का भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हार्ट के रिजर्व्स कम होते हैं, तो इसमें हमें प्रिसीजन सर्जरी बहुत ज़रूरत होता है। तो जैसे मैंने एक बच्चे का एक्सप्लेन किया कि ये शायद दुनिया में ही सबसे छोटा बच्चा है जिसका हमने सर्जरी किया स्पाइनल टीबी के डिफॉर्मिटी के लिए। तो ये 1 साल 9 महीने का बच्चा था, तो जो हमारे पास आया कि वो उसके पैर काम नहीं कर पा रहे और यूरिन और स्टूल का कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तो उनका जो स्पाइन है बेंड हो गया था लगभग 140 डिग्री के करीब करीब। तो हमने इस बच्चे का ऑपरेशन किया और ये सारे हमने कंप्यूटर गाइडेड और रोबोटिक के टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और एक न्यूरो मॉनिटरिंग करके एक मशीन होती है जिससे हम ऑपरेशन के दौरान कंटिन्यूसली नसों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इन नए टेक्नोलॉजी के दौरान जिस बच्चे को ऑपरेट किया तो हम एक्यूरेटली इसमें स्क्रूज प्लेसमेंट कर पाए। वो 140 डिग्री का स्पाइन को हम वापस लगभग 50-60 डिग्री के करीब लेके आ पाए, जो यूजुअली नॉर्मल होता है। और वहाँ से आज बच्चा सिर्फ चलना छोड़िए, आज डांस भी कर रहा है, खेल रहा है, साइकिल चला रहा है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम पेशेंट्स को या आपको इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल पाए कि हम इन टाइप के सर्जरीज में भी हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत मतलब बेटर सर्जन बनाया है और हम बेटर को बेस्ट कर पा रहे हैं। सर अभी तक कितनी का स्क्रीनिंग आप कर चुके हैं और कितने लोग इस तरह से मिले इनको, मतलब ऐसी ओके, तो मैंने खुद जैसे हमने सब ने एक स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ था। जैसे एक आर.के. पुरम सेक्टर 4 में एक स्कूल है, तो मैंने खुद वहाँ पे लगभग 900 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की। तो उसमें हमें जो डाउटफुल आए तो उसमें कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स को हमें डाउटफुल लगा। तो उसमें बहुत बेसिकली, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, पेरेंट्स से पहले हमें कंसेंट लेना पड़ता है एग्जामिन करने से पहले स्कूल्स में, और एक बार हमें डाउटफुल आएगा तो फिर पेरेंट्स को वापस हमें फॉलोअप करके उनका एक्सरेज करके देखना पड़ता है। तो सक्सेसफुली जो जिनके बारे में हमें डाउट भी नहीं था, एटलीस्ट हम 3 बच्चों में स्कोलियोसिस का बीमारी को पकड़ पाए इन 900। तो जैसे डॉक्टर विकास पहले ही बता रहे थे, ये लगभग 2 से 3% लोगों में होता है, स्पेशली लड़कियों में बहुत कॉमन होता है। सिम्पटम क्या होते हैं इसके,
और सिम्टम्स मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप देखोगे तो एक शोल्डर ऊपर नीचे दिखेगा, तो दोनों शोल्डर जो लेवल पे होना चाहिए, एक शोल्डर ऊपर नीचे दिखेगा, या आप जब पीठ के तरफ से देखोगे तो एक पार्ट हमारा चेस्ट का उभरा हुआ दिखेगा, एक पार्ट अंदर दिख सकता है, और हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट में भी ये हो सकता है कि एक पार्ट बाहर को दिखे, एक पार्ट अंदर की तरफ दिखे। और जब हम स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने सारे बच्चों में करके देख सकते हैं, उनको हम बेंड करें, और जो जब वो ज़मीन के लिए पैरेलल हो जाते हैं तो हम उनको उसी डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करें, तो कोई भी चेस्ट वॉल एक ऊपर नीचे दिखे तो हम स्कोलियोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये धारणा मत रखिएगा कि ये डिफॉर्मिटी खाली कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है। ख़ास तौर से जब यंग बच्चों में डिफॉर्मिटी हो, तो जो हमारी छाती बच्चों में 5 से 10 साल में बड़ी होती है, जैसे सारी हड्डियां बड़ी होती हैं, तो अगर डिफॉर्मिटी के कारण वो नॉर्मल साइज़ ना पहुंच सके तो अंदर जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे लंग्स हैं चाहे हार्ट हैं, उन पे असर होता है, और फिर आगे चल के इन बच्चों में रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर भी होता है। तो अगर ख़ास तौर से यंग एज में जिनमें शुरू होती हैं, उनमें मॉर्बिडिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी, कॉस्मेटिक खाली नहीं रह जाती प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि जब आप नेग्लेक्टेड डिफॉर्मिटीज़ हों तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। खाली एक पहला सवाल था, उसका मैं और थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज सब आप लोग ये धारणा मत लेके जाइएगा कि स्पाइन का मेन इलाज सर्जरी होती है, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट शायद स्पाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर कंपोनेंट का मैनेजमेंट का उतना ही योगदान होता है, ठीक है। तो मतलब सर्जरी एक छोटा कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट का। तो जैसे कि आपने पूछा स्पाइनल इंजरी का, और स्पाइनल इंजरी में हुई तो आपने रीढ़ की हड्डी फिक्स कर दी, बट अगर वो कंप्लीट इंजरी है तो ज़िंदगी भर पैरालाइज रहेगा इंसान। तो उसको कैसे उस पैरालिसिस के साथ बावजूद नॉर्मल लाइफस्टाइल पे लाना है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन से उसको लाना पड़ता है। तो प्रिवेंशन से पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिहैबिलिटेशन भी। तो सर्जरी एक छोटा कंपोनेंट होता है, बाकी भी। और एडवांस टेक्नोलॉजीज में आपने बोला उदाहरण का, ठीक है, 10 साल की बच्ची पार्क में खेलने गई, झूला टूट गया, गिरी, गर्दन में चोट लगी। और स्पाइनल इंजरी जितनी ऊपर हो उससे नीचे का पूरा पैरालाइज हो जाता है। तो दूसरे मनके में दूसरे वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, उसके नीचे पूरा पैरालाइज, कुछ भी नहीं चल रहा। सांस के लिए भी वेंटिलेटर पे, क्योंकि तीसरे, चौथे और 5वें सर्वाइकल जो नर्व्स हैं उससे आपका डायफ्राम चलता है। छाती के मांसपेशियाँ नीचे के नर्व से चलते हैं। तो आप सोचिए ऐसे बच्चे परिवार पे कितना बड़ा हादसा। तो पहले किसी दूसरे अस्पताल से आए तो वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से दूसरे स्पाइन के वर्टिब्रा को फिक्स किया गया ताकि उसमें मूवमेंट बरकरार रहे, नहीं तो पीछे से फिक्स करते तो मूवमेंट कम हो जाती। अब उसको जब हाथ ही नहीं हिल पाते तो रिहैबिलिटेट क्या करेंगे। तो फिर हमारा रिसर्च प्रोग्राम जो चल रहा था एपिड्यूरल स्टिमुलेशन का, उसमें वो एनरोल होके आज की डेट में वो एपिड्यूरल स्टिमुलेशन से खा सकती है, लिख सकती है, सारा कुछ कर सकती है। अब बच्ची वेंटिलेटर पे, तो उसके लिए डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन की टेक्नोलॉजी आज इंडिया में आम अवेलेबल नहीं है, बट उसके लिए हमने कई केस किए, बाहर से खास FDA अप्रूवल से इम्प्लांट मंगवा के, जो पायनियर हैं, जो रेमंड नॉर्डस क्लीवलैंड से, उनकी वो वर्चुअल असिस्टेंस से उसमें डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन इम्प्लांट किया गया। तो आज वो वेंटिलेटर से बाहर निकल चुकी। तो 2 साल की बच्ची जो 10 साल पहले शायद जल्दी, है ना, दूसरे विश्व युद्ध में जब स्पाइनल इंजरी का उपचार नहीं शुरू हुआ था, 90% स्पाइनल इंजरी के लोग 1 साल के अंदर भगवान को प्यारे हो गए।
और खाली 1% 20 साल तक जी पाए थे। तो इससे ना खाली मॉर्बिडिटी होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग चोट्स होती है। तो टेक्नोलॉजी से आज वो बच्ची ना खाली खा पी पा रही है, वेंटिलेटर से बाहर निकल पा रही है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अहम योगदान है। एग्जाम्पल्स देना चाहें तो यहाँ जो बैठे हैं आपको मतलब 1 साल तक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। आपका कन्विंस होना कि सही उपचार ये ऐसी डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ज़रूरी है। हमने एक स्टडी की, हमने पब्लिश किया, नेग्लेक्टेड ट्रोमैटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो अस्पताल लेट पहुंचते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट मिलता नहीं, ठीक। तो उसमें से 25% लोग 1 महीने के बाद अस्पताल पहुंचे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंचेंगे ही नहीं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पहुंचती हैं यही तो। और बढ़ जाता है। सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, बेसिकली हम लोगों ने सबने अभी सुनते होंगे की होल स्पाइन सर्जरी। तो रोबोटिक के आने के बाद की होल स्पाइन सर्जरी इतना आसान हो गया है कि जो हम की होल स्पाइन सर्जरी करने के लिए कि एक स्क्रू डालने के लिए पहले हमें 5 मिनट लगता था, तो वो अभी 1 मिनट भी नहीं लगता है रोबोटिक के द्वारा। और जो चीरा लगता है रोबोटिक के द्वारा वो और कम हो जाता है। इससे क्या है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो मरीज़ को दर्द होता था वो दर्द बहुत ही मिनिमल हो जाता है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम की होल सर्जरी करते थे सर्जन को और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर होता था। हम सबको पता है एक्सरे एक्सपोजर से कैंसर्स हो सकते हैं। बहुत ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जो कैंसर से जूझते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता था, मरीज़ के भलाई के लिए हम जब की होल स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रेडिएशन दे रहे हैं। मरीज़ के लिए वो 1 टाइम सर्जरी है, मेरे लिए वो दिन में 4 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं रोबोट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए रेडिएशन उतना ही कम हो रहा है और सर्जन्स में इसके कारण कैंसर्स की जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। तो सर्जरी का ऑलवेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो डू नो हार्म, वो हम रोबोट से अचीव कर पाते हैं। किसी को हम जितना है उससे कुछ खराब ना करें, वो अचीव कर पाते हैं। और जल्दी रिकवरी करें और जल्दी अपने काम पे वापस जाए, वो हम रोबोट के द्वारा अचीव कर पाते हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो रोबोट जो सर्जरी है वो प्रोग्रामिंग सेट होती होगी, इसके अंदर कंप्यूटराइज चलता होगा? हाँ, इससे पहले कि डॉक्टर साहब जवाब दें, खाली मैं जो पुराना आपका प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। आज से 40 साल पहले आपने सुना था इसका, कभी देखा था? ठीक है, शायद 40 साल पहले आप लोग कहीं होंगे नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में था, फ़ोन करना था तो आपको 24-24 घंटे पहले कॉल बुक करनी पड़ती थी और फ़ोन के उधर लाइन में खड़े पड़ना पड़ता था 3-3, 4-4 साल। शायद सुना होगा आप लोग ने, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने आज कैसे रिफॉर्म किया है, ठीक है। आज रोज़ नया, कल को ना बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ करने की ज़रूरत, सब कुछ आप एक छोटे से औजार से कर सकेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का नुकसान बहुत कम देखा है आप लोग ने। तो सिंपल कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बट जो एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी ने लाई हैं, जैसे मोबाइल ने लैंडफोन से लाई, वही शायद रोबोटिक्स आज की डेट में स्पाइन में। दूसरा, अगर आप देखें तो रोबोटिक्स आज एवोल्यूशन के फेस में, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, आज से 5 साल बाद तो शायद रोबोटिक्स पूरा ट्रांसफॉर्म। आप लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे सुना, उसके बेनिफिट्स के बारे सुना। तो ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मैरिज होने वाली हो ही रही। सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे रोबोटिक्स से आप उपचार बेहतर कर सकते हैं वो भी आप, तो इसके लिए तो बातें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है, इसके बारे में तो कोई शक की बात नहीं। दूसरा, आज अगर हमें
कोई उपचार लेना है तो क्या हम बेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर नहीं रिलाई करेंगे? अगर हम करेंगे तो हमें अपने पेशेंट्स को उनसे क्यों वंचित करना, उनको वो क्यों नहीं ऑफर करना? हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये सुविधा है। अब फिर उन पे है इन्फॉर्म कंसेंट से वो जैसे फैसला करें उसका इस्तेमाल करना चाहें कि ना करना चाहें। तो इसके बाद जितेश आपके सवाल का जवाब देंगे। जो सॉफ्टवेयर रोबोट में होता है उसमें मल्टीपल मशीन्स यूज होती हैं। पेशेंट को जिस टाइम पे ऑपरेशन के लिए लिया जाता है तो ऑन टेबल हम एक सीटी स्कैन करते हैं। एक सबसे बेहतर एडवांटेज इस सीटी स्कैन का ये है कि जो नॉर्मल रेडिएशन एक सीटी स्कैन में होता है, इसका जो रेडिएशन डोज है वो 1/10 होता है, तो इससे पेशेंट को भी कम रेडिएशन मिल रहा है। सो पेशेंट को ही नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे स्टाफ को, बिकॉज जिस टाइम पे ये सीटी स्कैन होता है स्टाफ एक्चुअली ऑपरेटिंग रूम के बाहर निकल जाता है, तो उससे जो रेडिएशन हमारे बाकी स्टाफ को मिल रहा है वो भी कम हो जाता है, हमें भी कम हो जाता है एंड मरीज को भी कम मिल रहा है। जब ये सीटी स्कैन होता है, ये मशीन के अंदर रोबोट के फीड किया जाता है, जिससे कि रोबोट को पता चलता है ये एरिया है जहाँ पे हमें सर्जरी करनी है और हमें क्या सर्जरी करनी है, किस तरीके से स्क्रू डालना है, वो हम रोबोट को बताते हैं कि ये इस तरीके से डालना है। तो रोबोट जो स्पाइन के अंदर है ये एडेड टेक्नोलॉजी है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सर्जन कहीं कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है, बट एडेड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग ये एग्जीक्यूट करते हैं, रोबोट हमें मदद करता है उस एग्जीक्यूशन में। तो ये जो हमने रोबोट को बताया है कि हमें इस तरीके से स्क्रू डालना है, वहां पे वो अपना हाथ उस एंगल में लेके चले जाता है, हम सर्जन खुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इससे जो हमारा फिडल फैक्टर होता है हाथ में, तो हर एक सामान्य मनुष्य को 40 माइक्रोमीटर्स के ट्रेमर होते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। तो ये जो 40 माइक्रोमीटर का ट्रेमर है, कम होके 4 माइक्रोमीटर बन जाता है रोबोट से। तो आज के डेट में अगर मेरी माँ मेरी बहन, आपकी माँ आपकी बहन है, तो जिससे भी मैं एक्यूरेसी बढ़ा सकता हूँ, तो ये एक हम लोग का एम है, एक हम लोग की ये कोशिश है कि 100% एक्यूरेसी तक ये मशीन्स को लेके हम पहुंच सकें। और रोबोट का मतलब जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते हैं, इसमें एक स्पेशल मशीन होती है जिसको नेविगेशन बोला जाता है, जिसके थ्रू रियल टाइम में हम क्या कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। जिस टाइम पे स्क्रू वर्टिब्रे के अंदर, हड्डी के अंदर जा रहा होता है, तो कहां से वो जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जिस तरीके से सर ने बोला, मेजर जो पॉपुलेशन इंडिया का है, क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है और हम कैपिटल में बैठे हैं, तो हमें आपका सहयोग चाहिए ये मैसेज वहां तक पहुंचाने के लिए कि हम लोग आज के डेट में काफी एक्यूरेट सर्जरीज कर सकते हैं जहां जरूरत हो वहां। As sir told, 95 to 98% ऑफ द केसेस जो हैं वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी से मरीज पैरालाइज हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता, इसको तोड़ने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। क्योंकि आज के डेट में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इनको यूज करके किस तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, उसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। स्पाइन सर्जरी, जो रोबोटिक स्पाइन सर्जरी बच्चों और बूढ़ों के लिए क्या सेफ है ये? एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी है, तो जो नॉर्मल अडल्ट्स में जो बेसिकली 20 साल है, 40 साल है, इसमें जो हम जब करते हैं, जो नॉर्मल सर्जरी करते हैं, उसमें इतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी का। लेकिन जब बच्चों में हम सर्जरी करते हैं, बच्चों में सारी चीज़ें छोटे छोटे होते हैं। जो हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्क्रू डालते हैं पेडिकल, तो उसमें जो अडल्ट में यूजुअली वो 6 से 8 मिलीमीटर का होता है, तो बट देन बच्चों में वो 2 मिलीमीटर का भी हो सकता है, बच्चों में वो 3 मिलीमीटर का भी हो सकता है, बच्चों में वो 4 मिलीमीटर का भी हो सकता है। तो जब हम रोबोट यूज़ करते हैं तो उसी छोटे कॉरिडोर, मतलब छोटे स्पेस में हम एक्यूरेटली स्क्रूज डाल सकते हैं। जैसे हमने हमारे इंस्टीट्यूट में एक सबसे छोटा बच्चा आज तक का हमने जो ऑपरेट किया, वो 1 साल 9 महीने के बच्चे का सर्जरी किया, जो टीबी होने के कारण, जो जैसे इंडिया में आजकल टीबी एरेडिकेशन बहुत जोरों से चल रहा है और एरेडिकेट हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हम टीबी स्पाइन के केसेस बहुत देखते हैं। ये बच्चा 1 साल 9 महीने का बच्चा था, जिसको टीबी स्पाइन होने के कारण उसका पूरा स्पाइन बेंड होके उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। तो हम ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसे छोटे से छोटे बच्चों का सर्जरी जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था, वो भी हम कर पाते हैं सेफली। खाली इसका एक जवाब और मैं देना चाहूँगा, सॉरी, इससे पहले कि आपने पूछा कि क्या बच्चों में और बुजुर्गों में स्पाइन सर्जरी सेफ होती है।
फिर मैंने पहले भी बताया था, दोबारा दोहराऊंगा, जब स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत हो तो ना करना कहीं 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 ज़्यादा अनसेफ होता है ना कि करना। और आज टेक्नोलॉजी से स्पाइन सर्जरी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम आदमी हो, स्पाइन सर्जरी सेफ है। ये मिथ्या को कृपया समाज से हटाने के लिए जो हमारे एंडेवर हैं उसमें सहयोग दीजिए, क्योंकि इस मिथ से शायद सबसे ज़्यादा अनसेफ्टी समाज में फैल रही है। तो ये मिथ्स हैं, इनको हटाने में हम सबकी मदद कीजिए। अब आप अपना सवाल पूछो। You and your team have explained about the spine-related problems. So basically, my question is that what is the major causes of hits and how it can be prevented? Major cause of what? Spine-related problems. What are the major causes? Sure. And is it genetic or due to change in lifestyle, due to bad posture? What are the स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आजकल जैसे जैसे इट इज सेड दैट सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। ज़्यादातर लोग बैठने वाला जॉब कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, आईटी कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उठने बैठने का तरीका सही नहीं है, वो एक कॉज हो सकता है। कंजेनाइटल होता है, कंजेनाइटल वो जब शरीर की बनावट ही बच्चों में टेढ़ी रहती है तो उससे भी स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के कॉम्प्लेक्स एक बच्चे में होते हैं जिसके कारण स्पाइन के कॉम्प्लिकेशन, स्पाइन की दिक्कतें उनमें एडिशनल होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम बचपन में हमारे टाइम के ऐसा होता था कि हर कोई 1-1 घंटा 2-2 घंटा खेलने जाता था। अब वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसकी वजह से खेलना कूदना थोड़ा कम हो गया है जिसके कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जैसे जैसे आराम बढ़ रहा है, एक्सरसाइजेस कम हो रही हैं, स्पाइन की सर्जरी, स्पाइन की प्रॉब्लम्स जो हैं